Hello everyone, how are you? First of all, before starting the lecture, today is the very special day and आप लोग के लिए ये गिफ्ट है टीचर्स डे पे। और आप लोग बहुत सारे लोग हैं, मुझे मैसेज आ रहा है टीचर्स डे का। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू टीचर्स डे के लिए, आप सबको। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं कि आप बहुत ही अच्छा कीजिए अपने आने वाले एग्जाम्स में। ओके। तो टीचर्स डे पे कुछ बनता है रिटर्न गिफ्ट, तो मैंने टीचर्स डे पे एक वीडियो बनाया है आपके लिए। और ये आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये रेफ्रिजरेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, और जिसमें मैं आपको एक बेसिक अवेयरनेस दूंगा। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि एयर कंडीशनिंग, तो जब भी आप एसी परचेज करने जाते हो, एयर कंडीशनिंग, तो आप अगर जाओगे कहीं पे भी तो वो बोलेगा कितने टन का एसी चाहिए। सुनते हो? टन। तो सबसे पहले टन सुन के दिमाग में क्या आता है कि टन मीन्स तो होता है क्या? टन मीन्स होता है वेट का यूनिट है टन। तो टन मीन्स 1000 kg। तो कितने टन का एसी, मतलब उसका वेट क्या 1000 kg है क्या? ऐसा वेट? तो मुझे भी, जब तक मैंने भी रेफ्रिजरेशन नहीं पढ़ा था, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि ये मतलब 1 टन का एसी का क्या मतलब है, 1.5 टन एसी का क्या मतलब है, 2 टन एसी का क्या मतलब है। तो बहुत कंफ्यूजन होता था। जो फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो टन है वो वो वेट का, एसी का वेट नहीं बताता है, बल्कि क्या बताता है, वो उसकी कूलिंग कैपेसिटी और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को बताता है। तो यहाँ पे जो टन है वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी, मतलब कितना अच्छा उसका कूलिंग कैपेसिटी है। मतलब जितना ज्यादा टन का आपका एसी होगा, उसकी कूलिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये टन ऑफ एसी होता क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या, ये नाम क्यों आया? एक्चुअली ये नाम इसलिए आया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हम लोग जो कूलिंग कैपेसिटी होता है उसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में मेजर करते हैं। और ब्रिटेन में बीटीयू में मेजर करते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ओके। तो यहाँ पे बीटीयू पर आवर के टर्म में वहां पे मेजर किया। तो इंडिया में भी जो एसी, जो ट्रेड होता है वो भी किस टर्म में होता है? टन के टर्म में, 1 टन 2 टन। तो अब सर ये बात आई कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर हमारे पास एक रूम है, तो उस रूम को मुझे कूल करना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना कूलिंग कैपेसिटी हमारा होना चाहिए उस रूम का? तो कैसे डिसाइड करें सर कितने टन का एसी लेंगे? तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप जब भी, वेन एवर यू विल गो टू परचेज एन एयर कंडीशनर, आप इस वीडियो को देख के जाना, और उसके बाद आप आसानी से आप जज कर सकते हो आपका रूम कितना बड़ा है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। और बहुत चीज पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत आदमी इन लेमन लैंग्वेज ये बोल देता है कि जो एसी है हमारा, जैसे पूछेगा आपका एरिया कितना है, रूम का एरिया, तो आप बताइएगा भाई 10 फीट इंटू 10 फीट है। तो वो बोलेगा एक काम करो, 1 टन का एसी ले लो। कोई बोल रहा है कि नहीं 1.5 टन का ले लो। तो ये हम कैसे समझेंगे कि हमें 1.5 टन का सही होता है या 1 टन का सही होता है? क्या ये सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है या और किसी चीज पे डिपेंड करता है? तो एक्चुअली यहाँ पे ये एक पूरा जो रूम है आपका, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, ये एक पूरा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ठीक है। तो आपको एसी में, एसी करता क्या है? एसी दो काम करता है। एक तो आपके रूम को, जो आपका जो टेम्परेचर है उसको एक उस टेम्परेचर पे मेंटेन रखेगा, या उस टेम्परेचर से, जो सराउंडिंग टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे आपके रूम को मेंटेन रखता है। यही करता है ना एसी। तो यहाँ पे तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उस रूम से। तो उस रूम से जो आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, उसी को जितना ज्यादा रूम से आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, उतना ज्यादा आपका क्या होगा? कूलिंग कैपेसिटी होगा, उतना ज्यादा आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होगा। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग कुछ कुछ पार्ट। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है, इसको मेजर कैसे करेंगे, ये अब हम लोग इस चैप्टर में इसमें देखने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो है। और मैं अब आपसे, आप इस वीडियो को, जीआई क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक टीचर्स डे पे आप मुझे एक और गिफ्ट दीजिए। जितना इस वीडियो को आप वायरल कर सकते हैं, जितना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बहुत यूजफुल वीडियो है। और आप लोग का इतना अच्छा कमेंट्स और इतना प्यार मुझे मिला कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और एक प्लेलिस्ट इसमें है, आप इस प्लेलिस्ट में, मेटल कटिंग का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं।
और आपका रेफ्रिजरेशन का प्लेलिस्ट है, इंफॉर्मेशन का जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, आईआरएमएस का एग्जाम है, सबका इसमें प्लेलिस्ट है, आप उस सबको जाके आराम से देखिए, ठीक है। तो सारे प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो सिस्टमेटिक ढंग से है, और आप मुझे बताइए कि किस चीज पे मैं वीडियो बनाऊं, और आप मेरा जूम पे लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग आज क्या है हमारा, देखते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक वो है हमारा क्या, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। व्हाट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं व्हाट इज टन इन एसी, व्हाट इज टन इन एसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू discuss about refrigeration. If any student who don't know what is the meaning of refrigeration, actually uh, uh, you guys will study in the refrigeration and air conditioning topic. I am not covering the whole RAC topic, that's why few terms I will skip here, okay. So what is refrigeration? See, I am starting with the refrigeration. You can see here the term refrigeration may be defined as the process of removing heat. It is a process of removing heat. So see, I'm starting with the refrigeration. Refrigeration, right? Refrigeration. Refrigeration. See, what is this refrigeration? You can see the term refrigeration may be defined as the process of removing heat, the process of removing heat from a substance, at a controlled rate, at a controlled rate, right? At a controlled rate, मतलब हीट रिमूव करना किसी भी सब्सटेंस में से, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम ए सब्सटेंस एट ए कंट्रोल रेट, एट अ कंट्रोल रेट कंडीशन. तो दिस इज योर रेफ्रिजरेशन, ओके. और इसको आप दूसरे तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द हीट और मेंटेनिंग अ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर. To maintain the temperature of a body below the surrounding temperature. So how can you maintain it below the surrounding temperature? By extracting heat from that system. So whenever you extract heat, that is called refrigeration, nothing else, right? So if you have to convert ice from the water, what is this? You will extract certain amount of heat from the water and it converted into ice, that is called refrigeration, right? So this same process is taking place in the freezer. Whenever you kept a bucket of water in it, right? It extract heat from it and the whole water which was placed in the ice tray get converted into ice. So this is nothing but refrigeration. So it also includes, we can write, see, you can write the process of reducing, right? The process of reducing heat and maintaining the temperature of a body, maintaining the temperature of a body below the general surrounding temperature, below the surrounding temperature. Means, so this is the definition of refrigeration. Now the word comes with the ton of refrigeration, right? Ton of refrigeration, that is TR. Okay, so here the ton of refrigeration, what is the meaning of ton of refrigeration?
तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लाइक एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है ना। उसी तरह कूलिंग कैपेसिटी, मतलब कितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो कूलिंग कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का यूनिट यहाँ पे क्या है? टन, है ना। उसी का यूनिट यहाँ पे क्या डिफाइन किया है? टन। और इंडिया में टन किसका? वेट का भी यूनिट है, और वहां भी वेट के टर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे क्यों वेट से रिलेट किया गया, इसके पीछे क्या पिक्चर था, आई विल एक्सप्लेन। ओके, सी। तो टन, टन मींस वेट होता है, ये बात सही है, लेकिन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हमारा होगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का हमारा मीनिंग होगा ये कि कूलिंग कैपेसिटी का ये हमारा यूनिट है, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो आता है वर्ड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन। अच्छा, क्या है भाई ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? अभी देखो मैं तुम्हें एक दिखाता हूं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में। देखो यहाँ पे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये एक एसी है वोल्टास का, देखो ये एक वोल्टास एसी है, दिख रहा है। तो ये एक तुम्हारे पास एयर कंडीशनर, ये एक एसी है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो एसी है, जब जाओगे परचेज करने तो ये बताएगा ये कितने टन का है, बताता है ना। तो ये कितने टन का है, वो पूछेगा तुमसे कितने टन, कितना कितना बड़ा रूम है, क्या है, ये सब पूछता है। तो इसका कैपेसिटी बताएगा, ये सपोज करो ये वन टन का एसी है, ठीक। तो ये जो टन है ये बताता है क्या? इसका कूलिंग कैपेसिटी, उसका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो टन इज एन, टन इन एन एसी रेफर्स द यूनिट ऑफ इट्स कूलिंग कैपेसिटी। टन in an AC refers its cooling capacity और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ठीक है। सर अब बता दीजिए जल्दी से कि 1 टन कितना होता है। यहाँ पे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन नहीं बोलना है हमें, क्या बोलना है? एक्चुअली करेक्ट वर्ड है लेमन में आदमी जल्दी 1 टन का एसी, 2 टन का एसी, एक्चुअली राइट वर्ड इसका क्या है यहाँ पे? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का एसी, 2 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब गेट का न्यूमेरिकल बनाओगे तो वो भी लिखेंगे टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 3 टीआर, 4 टीआर, ये सही वर्ड है। और लेकिन आदमी इसी तरह बोल देता है कि 2 टन, 3 टन, ठीक है। तो लेकिन जो राइट वर्ड है आज से आप सही प्रोनाउंस कीजिएगा, 2 टीआर एसी, 1 टीआर एसी, राइट। अब आगे देखो यहाँ पे, तो ये जो है हमारा क्या बताता है? कूलिंग कैपेसिटी बताता है। ये हमें समझ में आ गया सर आज कि ये कूलिंग कैपेसिटी बताता है कितना ज्यादा कूल करेगा रूम को। ओके सर, ये तो समझ गए। अब सर ये बताइए ये 1 टीआर होता कितना, ये मैं बताऊंगा। 1 टीआर कितना होता है मैं बिल्कुल बताऊंगा, कैसे निकाला गया ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब पहले बात आती है कि सर ये डिसाइड कैसे करेंगे, 1 टन, 2 टन, 3 टन, इसको डिसाइड कैसे करते हैं? तो कितने टन का एसी, मतलब जितना ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी चाहिए उतना ज्यादा टन का एसी चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक चार्ट है आपके पास, ये एक नॉर्मल चार्ट है, दिखा रहा हूं, एक चार्ट है मेरे पास, ये एक नॉर्मल चार्ट है कूलिंग कैपेसिटी का। देखो एसी टन कैपेसिटी, यहाँ पे देखो तुम, ये एक नॉर्मल चार्ट है मेरे पास, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चार्ट है, इसमें क्या कह रहा है ये तुम कॉपी कर लिए, ये देख लिए, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। पेन और कॉपी लेके बैठना तब समझ में आएगा। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये कूलिंग कैपेसिटी का यूनिट बताता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। किस चीज में बताता है? किलो जूल पर मिनट में, किलो वॉट में बताता है, बीटीयू पर आवर में बताता है, सब बताऊंगा थोड़ा देर बाद। अब देखो यहाँ पे एसी टन कैपेसिटी सिलेक्शन, ये कहता है कि अगर तुम्हारे रूम का साइज 1000 स्क्वायर फीट है, मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो 0.8 टन के एसी से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर 150 स्क्वायर फीट है तो 1 टन के एसी से काम चल जाएगा, 200 स्क्वायर फीट है तो 1.2 टन के एसी से, और 250 स्क्वायर फीट है तो 1.5 टन के एसी से, 400 स्क्वायर फीट है तो 2 टन।
इवन की जो बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो मॉल होता है, वहां पे 800 टन तक का एसी यूज किया जाता है। 800 टन कूलिंग कैपेसिटी, समझ रहे हो, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे सर ये बताइए ये कैसे डिसाइड किया रूम का साइज? एक्चुअली सिर्फ ये बोलना जो है ना, ये गलत है। आप अगर सिर्फ एरिया से डिसाइड करोगे कि इतने टन का, ये एक ऑन एन एवरेज, ये एक जनरल केस पे डिस्कस किया गया है। जनरल, उसमें क्या क्या अजम्पशंस है, किस किस अजम्पशन में इसमें आपको ऐसा अज्यूम किया गया है आपका रूम जो है वो पूरी तरह सील है, बाहर से उसमें कोई इंटरेक्शन, जो सनलाइट का इंटरेक्शन, सोलर एनर्जी बहुत सारा नहीं आ रहा। जैसे किसी किसी रूम में ऑलरेडी रूम क्या रहता है, एकदम ठंडा रहता है। अगर मान लो तुम्हारा जो रूम है वो एकदम टेरिस पे है, एकदम सन के कांटेक्ट में है, मतलब एकदम सन एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें आ रहा है, टेरिस वाला एक रूम नहीं देखते हो, एडबेस्टस वाला ऊपर में छत पे, तो वहां पे इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे रूम के अंदर हीट का एक्यूमुलेशन ज्यादा है। उस सारे हीट को तुम्हें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाई कूलिंग कैपेसिटी चाहिए। लेकिन मान लो तुम्हारा एक 5 मंजिला बिल्डिंग है, एक एक रूम है एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, एकदम ठंडा रूम है ऑलरेडी, वहां पे इंटरेक्शन जो हीट का क्या है बहुत कम, तो उसमें अगर तुम एसी का इस्तेमाल करोगे, एयर कंडीशनर का, तो वो 0.5 टन 0.8 टन के एसी से ही काम चल जाएगा। लेकिन टेरिस पे अगर तुम यूज करोगे तो उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हीट इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो कैपेसिटी सिलेक्शन, सर जब खरीदने जाने से पहले क्या क्या सोचना है हमें, क्या क्या सोचना है, तो क्या क्या सोचना है ये देखो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्या क्या तुम्हें सोचना है जब भी तुम जाओगे परचेज करने के लिए। देखो यहाँ पे, तो there are various factors we need to consider before selecting the AC refrigeration capacity. Various factors. See, there are various factors. There are various factors we need to consider before selecting AC। मतलब AC को सिलेक्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है। पहला क्या है, पहला ये जो फैक्टर दिया गया है, एक तो आपका है कि अज्यूमिंग रूम इज प्रोपरली सील्ड। पहला आपको याद रखना है, अज्यूम करना है कि आपका जो रूम है वो प्रोपरली सील्ड होना चाहिए। अज्यूम योर रूम is should be properly sealed. Room should be properly sealed. अब एक बात बताओ, सारा खिड़की विड़की खोल के रखोगे, अब बोलोगे एसी काम नहीं कर रहा है, सारा खिड़की खोल दो, गेट खोल दो, बोलोगे अरे यार एसी तो कूलिंग ही नहीं करता, वो करेगा ही नहीं कूलिंग। वो कूलिंग कैसे करेगा, इतना आउटसाइड एयर आ रहा है, इतना ज्यादा उसमें बाहर का एयर आ रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा ही नहीं। जब तक वो पूरा फिक्स्ड क्लोज नहीं होगा, वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तभी ना। हमेशा नया एयर अगर आता रहेगा फ्रेश, तो वो तो फिर उसका टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा वहां पे। इसी वजह से हमें इसको एक अजम्पशन लेना होगा कि हमारा जो कमरा है वो प्रॉपर्ली क्या होना सील। जैसे ये मेरा रूम है, इसमें भी एसी लगा हुआ है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा सील है, इसलिए कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है। दूसरा है द एरिया ऑफ सन फेसिंग विंडो। इसको भी आपको नॉलेज में रखना होगा कि सन फेसिंग विंडो मतलब जो ग्लास है, डायरेक्टली सनलाइट अगर आ रहा है तो उसको आपको कंसीडर करना है। ठीक है। जैसे एक वॉल वाला एरिया है, तो वॉल वाला एरिया उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो सन फेसिंग है, जहां जिधर से सन आ रहा है, सन की रोशनी आ रही है जिधर से, एक साइड से नहीं आ रही है, तो जिधर से आ रही है वो ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। तो द एरिया ऑफ सन फेसिंग विंडो। कोई डायरेक्टली बोले कि सिर्फ भाई एरिया से जाके ले लेंगे, नहीं, एरिया से सिर्फ आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है। बिकॉज मोर द एरिया मोर विल बी द एनर्जी, हीट एनर्जी कमिंग इनटू द रूम विद कन्वेक्शन। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट आएगा और फिर उतना ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो हाई कैपेसिटी एसी परचेज करना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं, हाई कैपेसिटी एसी परचेज करोगे बिजली बिल भी बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि उसको रन करने के लिए जो कंप्रेसर यूज करोगे उसको एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। तो एनर्जी दोगे, उसके लिए पावर चाहिए, उसके लिए बिजली खपत होगी। समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि चलो 5 टन का एसी ले लेते हैं, पॉकेट को थोड़ा
पॉकेट को देख के भी 5 टन का एसी लेना पड़ेगा, ठीक है, बिजली बिल दे पाओगे कि नहीं उतना। अच्छा अगला क्या है हमारा, इसको देख लो तुम, मोर द एरिया, मोर एरिया, मोर एरिया, more will be the energy, more will be the heat energy। अरे पढ़े हो ना, कंडक्शन कन्वेक्शन, Q इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो एरिया ज्यादा होगा तो एयर के थ्रू क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, मोर हीट एनर्जी, मोर हीट एनर्जी, मोर विल बी द हीट एनर्जी कमिंग इनटू द रूम बाय कन्वेक्शन, वॉल से भी आएगा बाय कंडक्शन, ओके। तो एरिया एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सिर्फ एरिया नहीं है, ये बात याद रखना। सीधे बताओगे इतना एरिया है क्या एसी नहीं होगा, तो आपको लोकेशन ऑफ रूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑन द टेरेस और ऑन द ग्राउंड फ्लोर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ रूम, राइट, लोकेशन ऑफ room where you want to install a AC, location of room is also important। and fourth is your number of person in the room, कितना आदमी रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी ज्यादा आदमी आ जाएगा, आपको लगेगा ठंडा ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस पर भी कूलिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम, ऑक्यूपेंट, नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम, ओके। अच्छा उसके बाद आउटसाइड टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट, अगर कम है तो कम कूलिंग इफेक्ट। तो आपका आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये अगर बहुत ज्यादा है तब भी कूलिंग कैपेसिटी आपको, उस नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। अच्छा कुछ आदमी होता है जैसे एसी चला है, कुछ आदमी बोलेगा नहीं 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठीक है मेंटेन रहने दो, कोई बोलेगा नहीं 16 पे करो, कोई बोलेगा नहीं 15 पे करो, कोई बोलेगा नहीं 20 पे करो। तो वो आपका डिजायर्ड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपको बहुत लो टेम्परेचर आपको अच्छा लगता है तो कूलिंग कैपेसिटी आपको ज्यादा हाई कूलिंग कैपेसिटी वाला आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो डिजायर्ड टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिजायर्ड टेम्परेचर, ठीक है। और नंबर ऑफ विंडोज, रूम में कितना विंडो है और विंडो कंप्लीटली क्लोज, अगर एक बड़ा हॉल है 5 विंडो है तो फिर एक आपको 1 टन के एसी से नहीं काम चल पाएगा, आपको हाई कूलिंग कैपेसिटी देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ विंडोज, नंबर ऑफ डोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ विंडोज एंड डोर्स, तो ये कुछ फैक्टर है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो इतना फैक्टर है जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप एक एयर कंडीशनर, एक एसी को आप परचेज करने जाओगे ये सब देख के। तो एक हम लोग जो जनरल केस बात करते हैं, हमारा जो रूम होता है लगभग उसमें एक जो एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो एक उसमें विंडो रहता है और एक डोर रहता है और बाकी घिरा हुआ रहता है। तो उसमें आपका एक अगर छोटा रूम है, अगर आपका एक, मेरे हिसाब से अगर आपका एक 10x10x12 अगर आपका हाइट, अब फॉल्स सीलिंग को नहीं कंसीडर करना, जो ओरिजिनल सीलिंग है उसको देखना है क्योंकि उसके बीच में भी हीट ट्रांसफर होता है। तो फॉल्स सीलिंग को कंसीडर नहीं करना, टोटल हाइट ऑफ द रूम को कंसीडर करना है। तो अगर आपका एक 10x10 फीट 10 स्क्वायर फीट एरिया है और हाइट आपका 12 फीट है, तो आप समझ लो 1200 फीट क्यूबिक फीट। तो अगर ये आपका ये वॉल्यूम है तो इसके लिए 1 टन का एसी सफिशियंट रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है जो मैंने बता दिया। रूम प्रॉपर्ली सील होना चाहिए और आपको बहुत कुछ नॉलेज में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो टेरिस पे हो रूम आपका, ठीक है। अदर फैक्टर्स को आपको इसको परचेज करने से पहले इतने सारे फैक्टर्स को आप देख के जाइएगा। अगर रूम टेरिस पे तो आपको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ द रूम इंपॉर्टेंट है, कितना आदमी है, 5-6 आदमी रह रहा है तब भी आपको कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। डिजायर्ड टेम्परेचर क्या है, तो एक जनरल मतलब एक आइडियल एक जनरल सिचुएशन के लिए मैंने आपको बताया 1 टन का एसी हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर ये 1 टन, दिमाग में सीधे 1 टन सुन के दिमाग में क्या खटकता है कि 1 टन एसी, 1 टन का क्या मतलब है। तो एक्चुअली देखो इसका नाम 1 टन जो पड़ा, क्यों पड़ा, यहाँ पे आओगे तो ये अर्ली टाइमिंग में, जब पहले आज से
कुछ साल पहले जब रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ी, जब एयर कंडीशनिंग की, तो लोग कैसे यूज करते थे? देखो, लोग आइस की मदद लेते थे कूलिंग करने के लिए। किसकी? आइस की। तो आइस की जब मदद लेते थे, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं यहाँ पे एक फोटो, जैसे ये देखो, ये अगर तुम देखोगे, मैं इसको ऐसा दिखा रहा हूँ, ये अगर तुम्हारा ये देखो, ये तुम्हारा आइस है, ठीक है। तो अगर ये मान लो तुम्हारा रूम है, यहाँ पे अगर तुम्हारा रूम है, ये रूम है, तो ये फैन तुम ऑन कर दिए, और ये एयर जब इसके ऊपर से क्रॉस करेगा तो ये कोल्ड एयर हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, ये लो टेम्परेचर पे है, ये हॉट एयर जाएगा, ठीक है, तो ह्यूमिडिफाइड हो जाएगा, ठीक, और ये यहाँ पे कोल्ड एयर तुम्हारे रूम में पहुंचेगा। तो जैसे ही ये कोल्ड एयर तुम्हारे रूम में पहुंचेगा, ऑलरेडी पहले हॉट एयर है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा और रूम का टेम्परेचर क्या होगा? घट जाएगा। रूम का टेम्परेचर घट जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो ये पहले के टाइम में हम लोग आइस की मदद लेते थे कूलिंग करने के लिए। तो क्या किया जाता था? देखो क्या किया जाता था, जैसे मान लो ये तुम्हारा रूम है, ये फोटो तो मैं एक समझाने के लिए बताया, मान लो ये तुम्हारा एक रूम है, टन क्यों नाम पड़ा उसी में बताने के लिए बता रहा हूं। देखो टन कहां से वर्ड आया, मान लो ये एक तुम्हारा रूम है, इसमें तुम्हें कूलिंग इफेक्ट देना है, तो तुमने इसके चारों तरफ क्या कर दिया? आइस रख दिया, आइस क्यूब्स, ठीक है, आइस क्यूब, ऐसे ये बड़ा सा आइस, ये तुम्हारा आइस क्यूब ऐसा, ठीक है, ये आइस क्यूब से पूरा यहाँ पे तुमने सजा दिया आइस क्यूब्स को। देखो ये तुम्हारा आइस क्यूब्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स है सारा का सारा। तो अब क्या होगा, इस आइस क्यूब की वजह से ये हीट क्या करेगा? ये तो हाई लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है, तो ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा कहां से? इस रूम से। इस रूम से सपोज करो ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस रूम से तुम सपोज करो ये तुम्हारा आइस क्यूब्स है, तो ये आइस क्यूब्स इस रूम से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इस रूम में कुछ एयर होगा, तो ये जो एयर होगा इस रूम में, और ये पूरा का पूरा हमारा आइस है, आइस, चारों तरफ आइस रखा हुआ है, और ये एक ओपन नहीं रहता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक सिस्टम रहता है जिसमें ये अगर मेल्ट होगा तो पानी क्या होता है? वापस चला जाता है इधर मेल्ट होने के बाद। तो अब क्या होगा, ये आइस इसको क्या करेगा? कूल करेगा, तो ये रूम में से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हर तरफ ये रूम में से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा इधर आइस। तो रूम से अगर हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा तो रूम का टेम्परेचर घटेगा ना, तो रूम का टेम्परेचर घटेगा तो रूम में क्या आएगा? कूलिंग इफेक्ट आएगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो ये आइस धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। तो देखा गया, जो इसमें देखा गया कि एक दिन में एक 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बदल जाता में कन्वर्ट हो जाता है। एक दिन में 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस, कितना आइस हमने यूज किया? 1 टन आइस। 1 टन क्या होता है? 1000 kg। कहां पे? इंडिया में। तो 1000 kg आइस हमने यहाँ पे यूज किया, 1000 kg आइस हमने यहाँ पे यूज किया, और ऑब्जर्व किया कि एक दिन में एक दिन में ये 1000 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदल जाता है। तो अगर आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलना है, तो वो क्या करेगा? हीट लेगा। तो ये हीट तो ले रहा है, और यहाँ पे अगर देखो तुम, तो ये यहाँ पे इनिशियली अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो ये तुम्हारा आइस था, अगर देखो, तो ये आइस जो था, ये कितना आइस था मैंने बताया? ये 1 टन आइस, 1 टन आइस, और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 1 टन आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हीट ले रहा है। तो हीट अगर लेगा तो थोड़ी देर बाद ये किस में बदल जाएगा दोस्त? किस में बदल जाएगा? पानी में बदलेगा। तो हीट अगर एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये मान लो पानी में बदल गया थोड़ी देर बाद, तो ये बदल गया मान लो पानी में। तो ये अगर पानी में बदल जाएगा तो ये अब बनेगा क्या? 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हीट लेगा तो सारा का सारा आइस बन जाएगा पानी।
और ये पानी बन के मान लो ऐसा हो गया, ये बन गया पानी। तो ये बताओ, ये पानी अगर बन गया 1 टन, तो ये अगर पानी बन गया तो हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये जो एक दिन, ये काम एक दिन जब किया गया तो एक हमारा कूलिंग इफेक्ट मिला एक दिन के लिए, उसी को बोला गया 1 टन कूलिंग इफेक्ट, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्यों? क्योंकि 1 टन आइस को यूज किया जाता था। तो ये बहुत पहले था, उसी वक्त इसको क्या कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया आइस के टर्म में। ठीक है, 1 टन ऑफ आइस हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं यहाँ पे। तो एक बात बताओ, ये 1 टन आइस, ये कितने, ये प्रोसेस कितने देर तक चला? ये प्रोसेस चला सर 24 आवर्स तक। 24 आवर्स मींस 1 डे। तो चलो बताओ तो मुझे कितना हीट, द अमाउंट ऑफ हीट extracted from the room, the amount of heat extracted from the room to convert the ice into water, to convert the ice into water। तो बताओ मुझे, the amount of heat extracted from the room to convert the ice, means the amount of heat supplied to the ice, you can say, because whatever amount of heat that is extracted from the room, this is the room, extracted from the room by the ice, whenever ice will get that heat, it will convert it into water. The amount of heat extracted from the room to convert the ice into water। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ फेस चेंज हो रहा है ना, फेस चेंज हो रहा है तो क्या आएगा? लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट होता क्या है? ml। लेटेंट हीट ऑफ आइस किस में मेल्ट हो रहा है? वाटर में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो मास कितना है हमारा? 1 टन। ठीक है, तो 1 टन है, तो 1 टन क्या होता है? 1000 kg होता है ना। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है? 353 किलो जूल पर केजी। और ये हो गया 1000 kg, लेकिन कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए? 24 आवर। मैं निकाल रहा हूं किलो वॉट में। 24 आवर मींस 24 इंटू 3600। समझ में आ रहा है? ये मैथमेटिक्स में कैसे कर दिया? जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे। तो ये हो गया मास, ये हो गया लेटेंट हीट। ठीक है, तो टाइम से, चलो इसको मैं ऐसा कर दे रहा हूं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेटेंट हीट होता है हमारा m इंटू एल, होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना है? 1000 kg इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 335 किलो जूल पर केजी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 335,000 किलो जूल। क्या आ जाएगा? किलो जूल आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए किलो वॉट में, मतलब इतना एनर्जी ये लेगा। लेकिन एक दिन में देखना है रेट, एक दिन में ये एक रूम को कूल करने के लिए एक दिन में कितना हीट एक्सट्रैक्ट करता है उस रूम से। ये 1 टन आइस, यही चेक कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर चेक करना है फॉर 1 डे, रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम, एक दिन के लिए कितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा? तो ये हो जाएगा 335,000 अपॉन एक दिन मीन्स 24 घंटा, और 24 एक घंटे में 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा किलो जूल पर सेकेंड। चलो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं 1 मिनट। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 335,000 डिवाइडेड 24 डिवाइडेड 3600, ये आ रहा है 3.87 किलोवाट। 3.87 किलोवाट मतलब 1 टन आइस को 24 घंटे में वाटर बनाने के लिए इतना हीट
वो रूम से खींच लेगा। मतलब अगर वाटर हम लगा दें, आइस अगर चारों तरफ लगा दें, तो इतना एनर्जी मतलब 3,35,000 किलो जूल, 3,35,000 किलो जूल एनर्जी वो क्या कर सकता है, रूम से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मतलब इतना हीट अगर कहीं से आया तो ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यही कूलिंग इफेक्ट है ना। लेकिन ये जो है, ये जो मैं निकाला हूं अभी, ये गलत है। क्यों गलत है? ये गलत है, ये वैल्यू गलत है, इसको आप याद रखिएगा, इसीलिए मैं निकाल के दिखाया हूं। आप गेट में अगर इसको यूज कीजिएगा एग्जाम में कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 3.87, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टन को डिफाइन किया गया था वो किया गया था यूएस में, और यूनाइटेड स्टेट्स में रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को टीआर में डिफाइन करते हैं। और यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप जाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, जो टन है, एक टन कितना केजी होता है? एक टन यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया का नहीं है, इंडिया में डिफाइन नहीं किया गया है। इंडिया में अगर डिफाइन किया जाता तो ये होता एकदम सही, इसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन एक्चुअली क्या है, एक बात बताओ, 1 पौंड जानते हो कितना होता है? वहां पे वेट हम लोग केजी में करते हैं ना, वहां पौंड में करते हैं। 1 पौंड कितना होता है बताओ? 1 पौंड होता है 453.6 ग्राम, 1 पौंड। ठीक है, तो अगर तुम मैं बोलूं कि 2 पौंड कितना है, तो 2 पौंड तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 907.2 ग्राम आ रहा है। तो 2 पौंड को तुम कितना केजी बोल सकते हो? 2 पौंड तुम्हारा हो जाएगा 0.9072 केजी। बोलो होगा? 0.9072 केजी। और अगर इसको तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2000 पौंड। 2000 पौंड हो जाएगा 907.2 केजी होगा। तो 2000 पौंड इज इक्विवेलेंट टू 1 टन इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत लोग, मैं यूट्यूब पे 1-2 आदमी का वीडियो भी देखा हूं, वो गलत अपलोड किए हुए हैं वो 3.87। तो ये आप इसको करेक्ट कीजिएगा, इसको नॉलेज में रखिएगा। 2000 पौंड जो होता है हमारा 907.2 केजी, इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है, ये यूएस स्टैंडर्ड। तो अब तुम जब 1 टन पुट करोगे कहीं पे, तो याद रखना 1 US टन है एक्चुअली, 1 US टन यहाँ पे। तो 1 टन मीन्स 2000 pound is equals to 907.2 kg in India, right? So this conversion we will use in kg if you convert it, right? 1000 kg नहीं होगा दोस्त, क्या होगा? ओके, तो ये आ गया हमारा 907.2 kg। तो अब तुम जब निकालोगे, ये बताओ, अब तुम जब निकालोगे यहाँ पे लेटेंट हीट, जब तुम निकालोगे तो मास कितना पुट करोगे? 1000 केजी पुट करोगे कि 907.2 केजी पुट करोगे? 90, क्योंकि 1 टन 1 US टन आइस है, ये 1 US टन आइस। तो अब जो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्ट होके द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया, इसको अब काट दो, इसको अब हमें काट देना है। और यहाँ पे जो सही चीज है वो लिखेंगे क्या? ये होगा सर एम एम इंटू एल एफ तो होगा ही, लेकिन ये यहाँ पे आएगा 907.2 इंटू 335। क्या आएगा? 907.2 इंटू 335। तो ये देखो कितना आता है तुम्हारा 90, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा आएगा 907.2 इंटू 335, ये आ रहा है तुम्हारा 303,912 किलो जूल आ रहा है, 303,912 किलो जूल। तो अब यहाँ पे तुम इसको भी काट दो, ये कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग कैलकुलेशन था हमारा, ये रॉन्ग था ना। तो अब ओरिजिनली क्या होगा हमारा, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 303,912 अपॉन, ये तो कैलकुलेशन सेम रहेगा 24 इंटू 3600। तो ये हमारा अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिवाइडेड, ये आ रही 3.51 किलोवाट।
3.517 किलोवाट। तो यही हमारा सही आंसर है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन रेफ्रिजरेशन मतलब 1 टन आइस अगर हीट एक्सट्रैक्ट करे तो वो क्या होगा, वाटर में बदल जाएगा एक 24 घंटे में। समझ में आ रहा है? मतलब इसको अब दूसरे में कैसे बोल सकते हैं कि कितना हीट एक्सट्रैक्ट करे, उस रूम से इतना हीट एक्सट्रैक्ट करे। इसको दूसरे में कैसे बोलोगे सर? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ कूलिंग कैपेसिटी हम तब बोलेंगे जब जब हमारा 1 टन आइस मींस 907.2 केजी आइस 0 डिग्री सेल्सियस का कन्वर्ट हो जाए 907.2 केजी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। तो अगर ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तो हम कह देंगे कि ये 1 टन रेफ्रिजरेशन हुआ है। पिक्चर क्लियर हुआ? समझ में आया आज कि 1 टन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसी हिसाब से जब इसको वैल्यू को निकाला गया, देखा गया 3.5 टन 3.57 किलोवाट आ रहा है। मतलब इसको तुम बोलोगे किलो जूल पर सेकेंड, मतलब 3.51 किलो जूल ऑफ एनर्जी हर सेकेंड वो क्या करेगा, हर सेकेंड वो तुमको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देगा। मतलब इतना हीट को हर सेकेंड वो क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो उसी हिसाब से अब वर्ल्ड में हम अपने रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को डे बाय डे बढ़ाते हैं। उसी तरह से इसको डिफाइन किया गया 5 टन 6 टन, बड़ा बड़ा जो मिल्क चिलिंग प्लांट है, आइस चिलिंग प्लांट है, और बड़ा बड़ा जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है, मॉल्स है, सब में हम लोग 80 टन 800 टन तक का रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, एयर कंडीशनिंग कैपेसिटी का हम लोग एसी यूज करते हैं। तो समझ में आया कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसको किया गया? तो यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ कि व्हाट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर कोई पूछे आपसे तो आप उसको अब डिफाइन कर देना, क्योंकि हेडिंग हमारा यही था, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ठीक है, इसको बोलते हैं 1 TR ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन, ये एक इट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और कूलिंग कैपेसिटी। ये क्या है सर? ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना। जनरली यूएसए में चलता है, लेकिन अब हर जगह इंडिया में भी यही चलता है। तो इट इज a standard unit of cooling capacity of a air conditioner, of a AC or refrigerator, of or a refrigerator। ये समझा दोगे किसी को? अब होता है क्या, दूसरे में कैसे बोल सकते हैं सर? इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि 1 टन आइस, 1 टन वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को आइस में बदलने में कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यस, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उल्टा भी डिफाइन कर सकते हैं, आइस को वाटर में। लेकिन चूंकि सर रेफ्रिजरेशन की बात है तो उसमें हम क्या करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ज्यादा अच्छा बोलने के लिए क्या रहेगा, वाटर को आइस में बदल दे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो मैं एक समझाने के लिए आपको बताया कि रूम से ये खींचेगा तो ये हमारा ऐसा होगा। तो आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट extracted from 1 ton of water at 0 degree Celsius to convert it into ice at 0 degree Celsius in 24 hours. So that cooling capacity is called, that amount of heat extraction is called 1 ton of refrigeration। तो इसको डिफाइन कर लीजिए और वैल्यूज वगैरह लिख लीजिए। तो यही है आपके लिए। तो इसको ऐसे करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट extracted from समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 टन। अब यहाँ पे आदत डाल लो, 1 टन मीन्स 907.2 kg, 1 US टन। ओके, 1 टन ऑफ वाटर at 0 degree Celsius to convert it into ice, at 0 degree Celsius in
in one day, that is 24 hours. ओके तो कहीं पे भी लिखा रहे 1 TR तो बोलना है सर 1 TR मतलब 3.51 किलोवाट और 210 किलो जूल पर मिनट मीन्स पर मिनट. You can convert it whenever you multiply it by 60 you will get 210 means 210 किलो जूल हीट पर मिनट क्या करेगा एक्सट्रैक्ट करेगा मतलब कूल कर देगा इसको. ठीक है तो ये TR. तो अगर मान लो 5 टन कूलिंग कैपेसिटी है एग्जांपल ले लो बोल रहा है कूलिंग कैपेसिटी है 5 टन AC 5 टन AC ऐसा लिखा हुआ है मतलब तुम बोलोगे इसका मतलब सर इसका जो हमारा कूलिंग कैपेसिटी है ऐसे बोलोगे कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जनरली रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बोलते हैं ये होगा सर 5 TR मीन्स 5 इंटू 3.51 तो ये आ जाएगा 17.55 किलोवाट. ओके 17.55 किलोवाट मतलब 17.55 किलो जूल पर सेकेंड इतना एनर्जी ये एक्सट्रैक्ट करेगा. ये है हमारा कूलिंग कैपेसिटी 5 टन AC का. तो ये हमारा पिक्चर है कूलिंग कैपेसिटी का टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का. तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा समझ में आया कि क्या है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. तो अगर आपको मजा आया दोस्त आप प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. मैं एक और आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये काम करता है. यहाँ पे देखो ये इस तरह जो मैं आइस का आपको एग्जांपल देके बताया अभी अब ये देखो ये फोटो देखो आपको मजा आएगा. देखो होता है क्या यहाँ पे एयर इन हो रहा है ये फ्रेश एयर देखो यहाँ पे फ्रेश एयर इन हो रहा है ये ऐसे गया और ये आइस है. तो एयर जब आएगा हॉट एयर तो ये ऐसे से पास करेगा. तो जैसे जैसे ये आइस के चारों तरफ पास करेगा तो ये जब आउट होगा इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बहुत कम. बोलो होगा टेम्परेचर कम. अब ये रूम में जाएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा तो रूम में अब क्या जाएगा कोल्ड एयर जाएगा. तो लेकिन ये हॉट एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये आइस धीरे धीरे क्या होता जाएगा मेल्ट होता जाएगा. तो ये आइस मेल्ट होकर क्या बन जाएगा वाटर. तो तुम देखो अगर ये टोटल आइस तुम्हारा 1 टन है और ये 1 टन वाटर में बदल गया 24 घंटे में लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में तो उसी को बोलते हैं 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी. एकदम सिंपल सी बात है. पिक्चर क्लियर. तो चलो थैंक यू एवरीवन. आई होप दैट यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर. आपको कैसा लगा आप प्लीज यू हिट द लाइक बटन. आपको अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि सर बिल्कुल 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मुझे समझ में आ गया. और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बताइए. आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा टेलीग्राम नंबर आप उस ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाइए. जो भी इंफॉर्मेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट के लिए EAC के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है कोई परेशानी की बात नहीं है. आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए मेरे से. और जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है प्रिपरेशन के लिए अगला मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ. उस सीरीज में फॉर्मूला रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है फॉर्मूला रिवीजन गेट के लिए EAC के लिए थर्मोडायनामिक्स फॉर्मूला रिवीजन RAC फॉर्मूला रिवीजन वो 10 मिनट्स का 15 मिनट्स का वीडियो अपलोड करूंगा. पावर प्लांट फॉर्मूला रिवीजन IC इंजन फॉर्मूला रिवीजन मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला रिवीजन थ्योरी ऑफ मशीन तो सबका एक सेट रहेगा. वो आप वीडियो एक बार लेटे देख लोगे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा. तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा. लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. ठीक है तो चलिए फिर मिलेंगे. हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू एवरीवन. थैंक्स फॉर योर विशेस. बाय सेम टू यू. बाय टेक केयर.